एल्गी के लेक्चर्स में पिछले लेक्चर में हमने वोकेरिया के बारे में स्टडी अपना अध्ययन शुरू किया था और इसमें पहले लेक्चर में हमने वोकेरिया की सिस्टमैटिक पोजीशन और उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसका थैलस और उसमें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज की इस लेक्चर में हम वोकेरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो वोकेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये oogamous प्रकार का होता है, जिसको हम लोग विषम युग्म की भी कहते हैं। और इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है, जिनको हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन को पुंधानी या एंथ्रीडियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको अंडधानी या ओगोनियम कहते हैं। और इसकी ज़्यादातर स्पीशीज़ जो होती हैं वो उभय लिंगाश्रयी या मोनोशियस होती हैं। बहुत कम स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो विषमजालिक मतलब कि हेट्रोथैलिक और एक लिंगाश्रयी और या डायोशियस होती हैं। ज़्यादातर होमोथैलस थैलिक और मोनोशियस स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस में पाया जाता है। अब इसमें जो सेक्स ऑर्गन की पोजीशन के आधार पर इसमें दो स्पीशीज़ हम लोग कह सकती हैं। एक होती है सेसाइल टाइप, जिसमें नीचे स्टॉक या व्रंत नहीं होता है, और एक होती है जेमिनेटा टाइप, जिसमें ब्रांच पाया जाता है, जो कि वोकेरिया जेमिनेटा स्पीशीज़ में पाई जाती है। जो सेसाइल टाइप्स की होती हैं इसमें सेक्स ऑर्गन जो है वो मेन फिलामेंट में ही बन जाते हैं और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो पास पास में ब्रांचेस में बनते हैं। और ये इनमें स्टॉक या व्रंत जो है वो बहुत छोटा होता है या न के बराबर होता है। और दूसरा, जैसे कि वोकेरिया जेमिनेटा में पाया जाता है, जिसको हम लोग जेमिनेटा टाइप कहते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो स्पेशल ब्रांचेस या स्टॉक्स के ऊपर पाई जाती हैं। ये ब्रांचेस छोटी होती हैं और इनके शीर्ष के ऊपर या एपेक्स के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो एंथ्रीडियम है वो टर्मिनल बिल्कुल शीर्ष पर होता है और जो oogonia है वो लेटरल या साइड्स में पाया जाता है। तो इस प्रकार की सेक्स ऑर्गन की पोजीशन के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, सेसाइल टाइप और जेमिनेटा टाइप। अब हम लोग इसमें किस प्रकार से सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर ये ब्रांच है, इसके यहाँ पर सेप्टम बन गया, ये इसमें एंथ्रीडियम और यहाँ पे ओगोनियम का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो अब आप डायग्राम की तरफ ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो एंथ्रीडियम या पुंधानी का विकास है ये मुख्य तंतु पर या जो लेटरल ब्रांच किसी पर भी हो सकता है। जब पुंधानी का निर्माण होता है तो उसका जो डिस्टल एंड होता है या दूरस्थ छोर होता है, इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस या सघन हो जाता है और इसमें न्यूक्लियस और क्रोमैटोफोर्स की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। ज़्यादातर स्पीशीज़ में जो इसका दूरस्थ या डिस्टल पार्ट होता है वो कॉइल्ड हो जाता है और फिर उसके नीचे एक ट्रांसवर्स सेप्टम के द्वारा ये बाकी थैलस से सेपरेट हो जाता है। जो इसका कुंडलित या जो कॉइल्ड शीर्षक भाग जो टॉप का पोर्शन होता है वो पुंधानी का निर्माण करता है। अब क्या होता है कि इसमें जितने भी केंद्रक होते हैं उनमें माइटोसिस के द्वारा वो डिवाइड होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद जो पुंधानी में जितने भी जीवद्रक हैं वो अनेक एक केंद्रीय मतलब कि यूनिन्यूक्लिएट फ्रैगमेंट्स या खंडों में विभाजित हो जाते हैं। और जो प्रत्येक खंड होता है वो रूपांतरित होके या ट्रांसफॉर्म होके एक बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉयड या द्विकशाभिक पुमनु का निर्माण करता है। और इसमें एक विशेष बात ये होती है कि इसमें जो दो फ्लैजुला का निर्माण होता है उनकी जो लंबाई होती है वो एक बराबर नहीं होती है, वो असमान होती है। मतलब कि
एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। और ये जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो जो हमारा पोमनु है या एंथ्रोजोइड के एंटीरियर या अग्र दिशा में ना लगकर उसके पार्श्व या लेटरल वॉल के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद इसका जो एंथ्रीडियम है उसका जो अग्र या एंटीरियर भाग है वो टूट जाता है, उसमें एक छिद्र का निर्माण हो जाता है और वहाँ से ये एंथ्रोजॉइड्स या पोमनु जो है वो रिलीज हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं oogoneum, क्योंकि इसमें हमें दोनों चीज़ों का डिवीजन दिख रहा है। पहले हमने एंथ्रोजॉइड का निर्माण कैसे होता है वो देख लिया, अब हम लोग इसमें oogoneum का डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। तो अंडधानी या oogoneum का विकास जो है वो जो पुंधानी या एंथ्रीडियम है उसके आधार के निकट ही उसका निर्माण शुरू हो जाता है और वो उसके बेस के पास जो एक पोर्शन होता है वहाँ पे वो डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है और वो बहुकेंद्रकीय हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन बन जाता है इसको वांडरप्लाज्म कहा जाता है। वहाँ पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है जो कि अंडधानी का निर्माण करता है। स्टार्टिंग में तो जो अंडधानी होती है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे क्रोमैटोफोर्स भी होते हैं। कुछ समय के बाद जो oogoneum है उसके बेस पर एक ट्रांसफर सेप्टम का निर्माण हो जाता है या अनुप्रस्थ पट बन जाता है, जिसके कारण ये बाकी के जो थैलस है उससे इसका संपर्क टूट जाता है। ये अंडधानी अब गोल हो जाती है या कई बार ये बीक्ड या नाक रूपी भी हो जाती है और जब मैच्योरिटी में इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और बाकी जितने भी इसमें न्यूक्लियस थे वो नष्ट हो जाते हैं या अभ्रासित हो जाते हैं। और इसका जो मैच्योर पार्ट होता है, इसका जो oogoneum है उसका जो एंटीरियर या अग्र भाग है वहाँ पर एक हाइलाइन या काचाब एरिया का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। तो ये तो हो गया एंथ्रीडियम और oogoneum का स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम है उसमें से एंथ्रोजॉइड्स या पोमनुओं का जो है वो उसका एंथ्रीडियम का विमोचन होता है जिससे वो एंथ्रोजॉइड जो है बाहर निकल जाते हैं और जो अंडधानी है या oogoneum है इसकी जो भित्ति का जो छेद का निर्माण है ये ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे होता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ पे होती हैं। जैसे डायग्राम में देखो, जिस समय एंथ्रीडियम में से एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है वो रिलीज होते हैं, उसी टाइम पर जो oogoneum है उसके जो टॉप वाला पोर्शन है एंटीरियर पार्ट जो है वो वहाँ पर एक छेद का निर्माण हो जाता है जहाँ से एंथ्रोजॉइड सिम करके और oogoneum में पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद अंडधानी के जो यहाँ पर से कुछ टूटने पर कुछ इसमें केमिकल्स या कुछ बूंदें निकलती हैं जिसमें जो एंथ्रोजॉइड्स हैं उलझ जाते हैं, पर उनमें से सिर्फ एक एंथ्रोजॉइड जो है वो रिसेप्टिव स्पॉट से होता हुआ और अंदर प्रवेश करता है। स्टार्टिंग में जो एंथ्रोजॉइड होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो छोटा होता है, परंतु वो oogoneum में प्रवेश करने के बाद या एग में प्रवेश करने के बाद इसका जो एकदम से वो उसके न्यूक्लियस के साथ नहीं जुड़ता है, उसके आकार में थोड़ा सा वो भी बड़ा हो जाता है और जिस समय इनका आकार ऑलमोस्ट एक सा हो जाता है तब नर और अंड के केंद्रक आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जायगोट का निर्माण करते हैं और उसके बाहर एक मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से जायगोट का निर्माण हो जाता है जो कि कुछ समय तक तो रेस्टिंग पोजीशन में रहता है। उसके बाद जब इसमें अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जर्मिनेट करके और नए थैलस का निर्माण करता है। तो जर्मिनेशन के टाइम पर विश्राम अवस्था की समाप्ति पर जो जायगोट है वो अंकुरित होकर सीधे एक थैलस का निर्माण करता है और अंकुरण के समय इसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप इसमें पहले 4 अगुणित या हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। ये केंद्रक जो है उसके बाद इनमें फर्दर
जो है वो माइटोटिक डिविजन्स होने लग जाती हैं और उसके बाद ये सिनोसिटिक थैलस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से इसमें जर्मिनेशन हमने देख लिया किस प्रकार से होता है। तो ये जो चित्र है इसमें आपको वॉकेरिया का लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है। ये वेजिटेटिव थैलस है, इसमें ये स्पोरेंजियम का निर्माण हो गया, जूस्पोरेंजियम जिसको हम पैलेसिन जूस्पोर कहते हैं, फिर ये जूस्पोर और ये नया थैलस का निर्माण हो गया। और उसके बाद वेजिटेटिव थैलस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण हो गया। फिर इसमें फ्यूजन से जाइगोट, फिर जाइगोट में मियोटिक डिवीजन होगी और मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए और फिर ये जर्मिनेट करके सिनोसिटिक थैलस का निर्माण करेगा। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि इसमें भी मेन जो थैलस है वो हैप्लॉइड है, जो डिप्लॉइड स्टेज सिर्फ जाइगोट के द्वारा हमें दिखाई देती है और इसमें फिर मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है, जिस प्रकार से इसमें हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो हमने आपके सामने अभी हमने वॉचीरिया को कम्प्लीटली 2 लेक्चर्स में स्टडी कर लिया। पहले लेक्चर में हमने इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन कर लिया और दूसरे में हमने इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया है। थैंक यू।